प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार ये सेशन स्टार्ट हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के समक्ष। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन शिक्षा शास्त्र का देखिए प्रिय विद्यार्थियों, और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। प्री बोर्ड आपका चल रहा है, प्री बोर्ड आपका खत्म हो गया, बोर्ड आपका 15 से 20 दिन केवल बचा हुआ है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत ही ये प्रिय विद्यार्थियों अपने साथ आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं, और इसके लिए किसी और को पछताना नहीं पड़ेगा, स्वयं आपको ही पछताना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों स्टडी कीजिए, आप सभी लोग के लिए इतना वर्क होता है तो जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए और उसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिए और रेगुलर स्टडी कीजिए। जब तक आपका एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है तब तक रेगुलर जो है अपने क्लासेस जो है एक टाइम टेबल बना लीजिए 2 महीनों के लिए और लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए शिक्षा शास्त्र पेडागोगी के इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी। हम लोग यहाँ पहले देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं तो पहला प्रश्न देखिए हम लोग क्या है पहले का। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? वैदिक काल में जो होता था उपनयन संस्कार कब होता था? शिक्षा प्रारंभ के समय, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते समय, शिक्षा समाप्ति पर, और कभी नहीं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी जो उपनयन संस्कार होता था ये शिक्षा प्रारंभ के समय होता था, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से जो है उपनयन संस्कार ये मुख्य रूप से देखा जाए तो सनातन धर्म की पहचान थी ना, उपनयन संस्कार कराए जाते थे। तो क का जो होगा विकल्प नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा आरंभ के समय, ठीक है ना, उपनयन संस्कार। बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। हम लोग देखिए यहाँ पर कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मिता प्रदूषण। देखिए रेडियोधर्मिता प्रदूषणीकरण से क्या होता है, मुख्य रूप से जो है कैंसर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है ये, ठीक है ना। जो होता है अल्ट्रावायलेट ए बी सी जो हो गया, मतलब जो एक्सरे वगैरह की जो देखिए रेज निकलते हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बिना एक्सरे के हड्डी वगैरह की समस्याएं प्रॉब्लम पता नहीं चल पाता है, वो भी जरूरी होता है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर ग प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद का जो स्थापना हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अ दिया गया 1938, ब दिया गया 1939, स दिया गया 1940, द दिया गया 1941। तो अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो सन 1939 में हुई थी, 1939 ईस्वी में, ठीक है ना। ग का विकल्प नंबर जो ब होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास करना, मानसिक रोग का उपचार करना, सांस्कृतिक विकास करना, साथ ही साथ भावात्मक विकास करना। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो मानसिक रोग का उपचार करना। क्या करना? मानसिक रोग का उपचार करना जो होता है वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 80 से 90, 90 से 110, 70 से 80, 110 से 120। तो 90 से 110 जो होता है प्रिय विद्यार्थियों ये होता है सामान्य अगर बुद्धि लब्धि का बालक है तो उसका जो आईक्यू लेवल मिलेगा ना, तो 90 से 110 के बीच में मिलना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों ये था बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग निश्चित उत्तरी प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का ये सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का, निश्चित उत्तरी प्रश्नों का जो है। और निश्चित उत्तरी प्रश्न भी एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग का बहुविकल्पी की तरह ही होता है, या अति लघु भी कह सकते हैं इसको हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये भी। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं, और निश्चित उत्तरी प्रश्न जो होते हैं 100 नंबर देकर जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का। 1 नंबर का प्रश्न है, कोई नंबर इसमें काटेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी लिख देंगे आपको तो 1 नंबर देना ही है एग्जामिनर को, ठीक है ना। भारत में मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन से थे? मध्यकालीन शिक्षा के देखिए मुख्य केंद्र कौन से थे, ये प्रश्न है हम लोग का। देखिए मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो विद्यार्थी देखिए नालंदा इसमें बहुत ही मशहूर था। नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, ये दोनों एकदम ट्रेंड पर थे, ठीक है ना। मध्यकालीन के समय में देखा जाए तो नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा, लाहौर, अजमेर, मुल्तान हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, जौनपुर हो गया। तो ये सभी जो है मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में एक थे। इसमें नालंदा और तक्षशिला जो है बड़े ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्रिय विद्यार्थी बहुत ही गर्व का ये अनुभूति होता है जब इस प्रश्न का मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मैं खुद भी छात्र रहा हूँ, ठीक है। सन 2014 से 15 में मैं वहां से मेरा बीएड वहीं पर से कंप्लीट हुआ था। तो गजब का माहौल होता है बीएचयू यूनिवर्सिटी का, और मैं बनारस में रहते थे, और हम लोग के यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पर है बीएचयू यूनिवर्सिटी।
देखिए इसमें जो मूल रूप से निवासी जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो कि थे इलाहाबाद के, लेकिन उनका जो जन्मभूमि इलाहाबाद था, लेकिन कर्मभूमि जो है उनका ये बीएचयू ही रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सराहनीय योगदान रहा है प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं का रहा है। देखिए भाई, इस पर जो मैंने आप लोग को विस्तृत उसमें भी डिस्कशन किया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों। तो बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष जो होता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये 11 नवंबर को जो होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो है वोल्फगैंग कोहलर। कौन है? जो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था वोल्फगैंग कोहलर। तो कोहलर साहब थे प्रिय विद्यार्थियों सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में। कौन थे जर्मन वैज्ञानिक? वोल्फगैंग कोहलर ने दिया था। और इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने बढ़ावा भी दिया था, ठीक है ना। ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए तो। छठवां देखिए प्रश्न क्या है? रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक प्रवृत्ति है, यह किसका कथन है? तो ये पिंटसेट महोदय का कथन था। किसका था? पिंटसेट महोदय जी का। तो रुचि एक मानसिक प्रवृत्ति है, यह जो कथन है वो पिंटसेट महोदय का है। पिंटसेट जो थे वो एक पाश्चात्य विद्वान थे प्रिय विद्यार्थियों। उन्होंने कहा था कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगा तब तक शिक्षक का काम पूरा नहीं होगा। इसका मतलब कि जो विद्यार्थी है, छात्र जो है, उनकी सक्रिय रूप से भागीदारिता बहुत महत्वपूर्ण है, तभी शिक्षक का काम जो है वो सार्थक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो थे वो शिक्षा शास्त्री के रूप में थे, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थी। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं तो पर्यावरण शिक्षा के क्या लक्षण हैं? पर्यावरण शिक्षा के क्या लक्षण हैं? देखिए पर्यावरण शिक्षा का देखा जाए मकसद जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, लोगों को जो होता है पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक बनाना और सचेत बनाना होता है। पर्यावरण शिक्षा से लोगों को क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण के महत्व का एहसास होता है प्रिय विद्यार्थियों। और पर्यावरण शिक्षा के जो बहुत सारे लक्ष्य बनाए गए हैं, जैसे कहा गया कि पर्यावरण के बारे में अगर बात करें हम लोग तो पर्यावरण से जुड़ी जो समस्याएं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ना, और पर्यावरण की देखभाल करना और उसी सुधार के लिए प्रेरित करना लोगों को, ये देखिए व्यवस्था हो गया। पर्यावरण से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो है वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना, और रोकने के लिए यानी समस्याओं को रोकने के लिए उस पर काम करना ना। तो जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके कारणों का पता लगाना, उसके प्रभावों का पता लगाना, और संभावित जो संसाधन है उनकी जानकारी भी उपलब्ध कराना, ठीक है ना। और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो प्रति जो सजगता बहुत जरूरी है, और संवेदनशील होना बहुत जरूरी होता है, और चिंतित होना, क्योंकि पर्यावरण को अगर हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो उसके प्रति जो चिंतन करना, मनन करना, ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस पर काम करने की जरूरत होती है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से लक्ष्य बनाकर जब चलता है व्यक्ति तब इस पर काम अच्छे से होगा। आठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। भारत के नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए महिलाओं में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो निरक्षरता की इस दर के पीछे जो मुख्य कारण रहा है, उन्हें उचित संसाधनों की कमी है, यानी मतलब उनको सही मामलों में जो है संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। महिला शिक्षा जो है प्रिय विद्यार्थियों, भारत में जो महिला शिक्षा की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है देखा जाए तो। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 64.6% है, ठीक है ना। और यह संख्या पुरुषों की साक्षरता दर जो है 80.9% की तुलना में जो काफी कम है, मतलब कि 80 से 81% जो पुरुष हैं वो साक्षर रहते हैं, जबकि महिलाओं का परसेंटेज जो है वे 64.6 है। तो देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा जो है बहुत सारी महिलाएं जो आज भी क्या है वो शिक्षित नहीं हो पा रही है, तो उनको शिक्षित नहीं किया जा रहा है। नौवां देखिए प्रश्न क्या है? जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालना है, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों तो देखिए जन्म दर हो गया और प्रवास की बात हो गई, और भी बहुत से कारण है इसमें। जैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार देखने को मिला ये बहुत बड़ा कारण है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला ये बहुत बड़ा कारण है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी कहीं ना कहीं से हैं, धार्मिक कारण है, कम आयु में विवाह ये भी कारण है, निम्न साक्षरता हो गया ये भी कारण है, परिवार नियोजन के प्रति जो है विमुख हो रहे हैं लोग उससे, ये भी बहुत बड़ा कारण है, और गरीबी जो हो गया। तो ये सभी के सभी जो है वो जनसंख्या वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार
होते हैं, जिनमें आप लोग को 2 लोग को बताना था, तो जन्म दर और प्रवास जो है आपका महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। इसके अलावा जितना मैंने बताया वो तो आपके लिए है चिंतन के रूप में, कि अगर आपको लघु उत्तरी में अगर ये प्रश्न मिल जाए तो आप कैसे बना थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर इसको लिख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शिक्षा में वर्णन कीजिए। देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही हुई थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये बहुत जरूरी होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य का शिक्षा का महत्व देखा जाए, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व जो है हम लोग इसी वजह से जान सकते हैं कि यह छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, सबसे महत्वपूर्ण। यानी उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को यदि वो अध्ययन करते हैं तभी उनके मानसिक रूप से उनको सक्रिय रूप में देखा जा सकता है, यानी आत्म जागरूकता उनकी बढ़ती है और वे भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं किसी भी। देखिए मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में क्या होता है, छात्रों को तनाव कम करने के रूप में भी काम करता है ये, और कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है, उसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। बहुत सारी है, आत्म जागरूकता मिलता है, भावनात्मक शैली पैदा होता है और कठिन परिस्थितियों से निपटने की मदद मिलता है। देखिए छात्रों के बीच जो है संबंध इसमें अच्छे जो होते हैं स्थापित होते हैं और अध्ययनों में, और छात्रों का जो है आत्मसम्मान इसकी वजह से बढ़ता है, और छात्रों में जो चिंता और अवसाद जो होता है वो सक्रिय ना होकर वो निष्क्रिय होने लगता है धीरे धीरे। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है महत्व है। संतुलित व्यक्तित्व के अच्छे गुणों को बताइए। देखिए संतुलित व्यक्तित्व कौन होता है। देखिए संतुलित व्यक्तित्व के बारे में अगर बात किया जाए प्रिय विद्यार्थियों तो देखिए आत्मनियंत्रण होना, ठीक है ना, सहानुभूति होना, सकारात्मक सोच रखना, लचीलापन होना चाहिए उसके व्यवहार में, संवाद कौशल होना चाहिए, आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है, व्यवहारिक सोच होना बहुत जरूरी है, उच्च नैतिक चरित्र का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सभी जो होते हैं संतुलित व्यक्तित्व के अच्छे गुण होते हैं। ठीक है ना, संतुलित व्यक्तित्व के अच्छे गुण कौन कौन है, ये सभी हो जाएंगे। देखिए गुणों में अगर हम लोग और बात करें प्रिय विद्यार्थी तो बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे कहा जाए कि दूसरों की राय का सम्मान भी करते हैं ये लोग, यानी संतुलित व्यक्तित्व वाले जो होते हैं वो दूसरों की राय का सम्मान भी करते हैं, नियमों और विनियमों का पालन भी करते हैं, बड़ों का सम्मान वो करते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, समझाने की यानी किसी को समझाने की उनके अंदर जो शक्ति होती है, स्किल होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उच्च समायोजन क्षमता होता है, मतलब सभी लोगों को जोड़ कर रखने की उनके अंदर ये बहुत जबरदस्त होता है, समायोजन करना, समायोजन क्षमता, इंटीग्रिटी उनकी जबरदस्त होती है। तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित व्यक्तित्व कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, बहुत ही कठिन टास्क है ये संतुलित व्यक्तित्व को बनाए रखना, कि मैं थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन बहुत हद तक मैं इसमें सफल भी हूँ। तो मैं इसको जानता हूँ कि संतुलित व्यक्तित्व कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन टास्क है ये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन के 2 महत्वों की चर्चा कीजिए। शैक्षिक निर्देशन का महत्व देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो इस बात में है कि यह छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है। ठीक है ना, यह छात्रों को देखा जाए तो औपचारिकताएं जो हो गई प्रिय विद्यार्थियों, नियम हो गया, परीक्षाओं के बारे में जानकारी देने का काम करता है, ये सब इसी का होता है ना। और विकल्पों और समायोजन में मुख्य रूप से जो होता है वो शैक्षिक निर्देशन मदद करता है। देखिए बहुत सारे इसके महत्व हैं, जैसे पॉइंट वाइज अगर आप लिखना चाहेंगे तो छात्रों की आत्मभिज्ञता बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है शैक्षिक निर्देशन में देखा जाए। और छात्र जो हो गए, विद्यार्थी जो हो गए, उनको सही शिक्षा देना, उनके शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित करना और शिक्षण विधि चुनने में मदद करना उनको, ये देखिए शिक्षा निर्देशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। और समस्याओं का समझना बहुत जरूरी होता है, उनका समाधान निकालने में उन विद्यार्थियों की, उन छात्रों की मदद करना, छात्रों को भावनात्मक रूप से जो है समायोजित करने में उनको मदद करना, उनको जब जरूरत पड़ने पर जब जो है गाइड करते रहना। ठीक है ना, पथ प्रदर्शक के रूप में, और छात्रों को सही व्यवसाय चुनने में मदद करना, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और छात्रों का सब मिला जुलाकर जो है सर्वांगीण विकास करना जो होता है शैक्षिक निर्देशन का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कार्य होता है, या सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है यहाँ पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न है, 14वां देखिए क्या है, आपदाओं के प्रकारों की विवेचना कीजिए। सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। प्रेरणा के क्या कार्य हैं, सीखने या शिक्षा की रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। शिक्षा में दंड से होने वाली हानियों की विवेचना करना है, ये देखिए आपका 18वां प्रश्न हो जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में जब हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आज भी देखा जाए तो इन्हीं वैसे ही लोगों की याद देख के शिक्षक जो है विद्यार्थियों में जो है वो क्या रह गया, बहुत विशेष लेवल पर देखा जाए सामंजस्य नहीं देखने को मिल पाता। लेकिन पहले क्या था, शिक्षक का मतलब जो है मतलब वो एक तरीके से माता पिता से भी उच्च श्रेणी पे जो है शिक्षक को रखा जाता था, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जो अब जो है समाज में धीरे 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 चीजें इसका पतन देखने को मिल रहा है। बाद में पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्याएं हैं इसका वर्णन करना है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 20वां देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रसंगों पर डॉक्टर एनी बेसेंट के विचारों की विवेचना करना है। शिक्षा का माध्यम और शिक्षण विधियां। और ये तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं वो माता पिता परिवार वाले ही होते हैं। प्रेरणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, सीखने में प्रेरणा के महत्व की विवेचना कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उनके कार्यों का वर्णन करना है। व्यक्तित्व मापन की विधियों को लिखना है और उनमें से किन्हीं दो विधियों का विस्तार से प्रकाश भी डालना है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों का, तैयार करके जाइएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन को देने से पहले प्रिय विद्यार्थियों इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से जो है आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा। और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।